विषय है बदलते परिदृश्य में कहानी। हम अगर हिंदी में कहानी की यात्रा को देखें तो लगभग 125 साल की ये हो चुकी है, लेकिन अगर हम इसके आंदोलनों की ओर जाएं, इसके ट्रेंड्स की ओर चलें, तो प्रेमचंद के पहले का थोड़ा सा समय है जब हिंदी कहानी अपने आप को साबित करने की ओर थी, जिसमें आपने युद्ध का जिक्र किया तो उसमें उसने कहा था, जैसी हिंदी की सबसे बेहतर युद्ध कहानी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक कहानी है, और भी कुछ कहानियां हैं जिसमें आप रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी का नाम ले सकते हैं जी। इसके बाद फिर एक दौर आता है प्रेमचंद जी का और प्रसाद जी का। वो लगभग 2 दशक का समय हिंदी में कहानी का सबसे स्वर्णिम काल माना जा सकता है। उसके बाद फिर स्वतंत्रता के पश्चात आप नई कहानियां आंदोलन को देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर देखा जाता है कि अचानक से एक अकाल सा पड़ गया कि कोई बहुत रिमार्केबल एक आंदोलन जैसा हो, एक कोई बहुत बड़ा ट्रेंड सेट किया जाए जो कि रिमार्केबल हो। आपको क्या लगता है इसमें, आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूँ कि नई कहानी के बाद में कहानी लेखन में जो है वो ये ठीक है कि एक ट्रेंड अगर हम कहें तो ट्रेंड शायद मैं दिखता हूँ, लेकिन ट्रेंड के आधार पर हम अपने दौर के साहित्य को नहीं लिख सकते। कोई ट्रेंड जैसी चीज़ अगर लगी हो तो बहुत अच्छा कोई अच्छी चीज़ लिखी नहीं जा रही, ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि समय के साथ लेखन थोड़ा बदला है, कहानियाँ बदली हैं, इस लिहाज से बदली हैं कि कंटेंट बदला है, चीज़ें बदली हैं। आज के दौर में मोबाइल है, नेटवर्क है, वाहन इतनी मात्रा में है, बहुत बड़े पैमाने पर बाजारीकरण हुआ है, नए नए उत्पाद लोगों के बीच में हैं। अब किसी दौर में विवाह हुआ करता था, अब आजकल लिविंग रिलेशन भी होते हैं, तो किसी दौर में नहीं होती थी ये सब चीज़ें। तो समय के साथ जो कंटेंट बदला, चीज़ें बदली, तो कहानियों में इतना बदलाव जरूर है कि वो अपने कंटेंट को लेकर के परिवर्तित हुए हैं, लेकिन कहानी लेखन का, कहानी को लिखने का जो तरीका रहा है, इस तरीके से कहानी लिखी जाती है, वो तरीका कमोबेश वैसा ही है जैसा पहले था। वो तरीका वैसा ही है। मैं मानता हूँ कि अच्छी कहानी का तरीका वही हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरीका हो गया, जैसे आप 2 तरीके मान लीजिए। आप एक तरीका हो गया जिसको हम कहते हैं किस्सा गोई का तरीका जी, जिसमें किस्सा होता है और किस्सा चलता है। आप कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद है, भीष्म साहनी है, इनका तरीका नहीं था। एक तरीका है या अंतर्राष्ट्रीय सब क्या देखिए चेखोव की कहानियाँ जो है वो इस तरीके की हैं, या आपका अनुष्ठ जो है चीनी की राइटर है उनकी कहानी इस तरीके की है, किस्सा जी, जिनमें एक किस्सा है, वो किस्सा लगातार चल रहा है, तो ये कहानी एक बात है, कुछ चीज़ें घटित हो रही है, वो है। और एक तरीका कहानी लेखन का है जो कि जिसको हम बोर्खेस की परंपरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बोर्खेस की परंपरा वाला कहानी लेखन है, जो इस तरीके का कहानी लेखन है जो कि अपने गल्प में अपना जो उसका जो क्या कहें उसका जो उसके जो लिखने का जो तरीका है, उसका जो फिक्शन उसका है, उसका गल्प है, वो गल्प जो है, गल्प की खूबसूरती जो है उससे बचा जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे निर्मल वर्मा का जो लिखन है उसको आप इस तरीके का लिखन मान सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप मान सकते हैं कि कहानी लिखने के ऐसे 2 तरीके होते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी जिसको हम मान सकते हैं, अब क्या कहें हम, अच्छा तो नहीं, लेकिन एक मुकम्मल कहानी जिसको हम कहें, मुकम्मल कहानी का लेखन इसी तरीके का होता है कि 2 में से कोई एक चीज़ पर ही हो जाता है। ये बात है। और जो परिवर्तन हुआ है वो कंटेंट के लेवल पर हुआ है, ये बात मैं मान सकता हूँ। समय बदलता है तो समय बदलने के साथ में चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं तो वो कंटेंट भी कहानी का बदलता है ना। तो जैसे हर जगह है ये, खाली कहानी की हम बात नहीं करें, आप फिल्मों को लेंगे, पुराने समय की फिल्मों के जो कंटेंट होते थे और आज की फिल्मों के जो कंटेंट होते हैं अलग अलग, तो ये कंटेंट के लेवल पे परिवर्तन है। बाकी एक मुकम्मल कहानी जो है, मुकम्मल कहानी जो होती है वो इसी तरीके की होती है, इन्हीं 2 परंपराओं में चल कर के वो अपने आप को बना पाती है। तो ये एक चीज़ है। एक चीज़ जरूर हुई है
है, इधर कुछ देखने में आया है कि जो सूचनाएं हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आज के समय में है, उन इंफॉर्मेशंस का, उन सूचनाओं का जबरदस्त प्रयोग हम कहानी में देखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी बनक में, उसकी बनावट में, उसके अपने संसार में अगर कोई सूचना आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी सूचना को एक जानकारी के रूप में, एक जिसको कहते हैं ना कि एक पैचवर्क के रूप में अगर कहानी में ले आया गया है, तो वो फिर जो है वो कहीं ना कहीं कहानी को बिगाड़ता है। तो ये एक आज के समय में ट्रेंड हुआ है जिसमें सूचनाओं का, जानकारियों का बड़ा प्रयोग होता है, लेकिन उस पर भी मेरा अपना मानना है कि अच्छी कहानी जो किस्सा गोई या बॉर्डकेस की परंपरा में मैंने कहा, उसके अनुरूप अगर वो चलती है सूचनाएं और दूसरी चीज़ें भी उसमें अगर उस में आती, तभी वो एक मुकम्मल कहानी बन जाती है। आपने एक बहुत अच्छे बिंदु की ओर ध्यान दिलाया कि आजकल सूचनाओं को एक तरीके से आरोपित किया जाता है। आप महिला विमर्श पर लिख के आए हैं, आपने आदिवासी विमर्श पर लिखा है, आपने भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका पर अपनी कलम चलाई है, आपने वियतनाम युद्ध पर लिखा है। तो आपकी खुद की भी गहरी समझ है, तो वो कौन सी दिक्कत है जिसको तरुण भटनागर अपनी कहानियों में लाने से बच जाते हैं, लेकिन कुछ लेखक हैं जो इससे बच नहीं पाते, और क्या तरीका हो कि वो इससे बच सके? नहीं, देखिए, कहानी लेखन में बचने जैसा तो कुछ मुझे लगता है कि नहीं होता है। आपको जो लिखना है वो आप लिखते ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़, देखिए, कोई रचना अपने आप में जितनी है उतनी है, उसमें जो चीज़ चाहिए वो उसमें आएगी ही आएगी। उसका जो पात्र है वो पात्र जो कह रहा है, उसका संवाद जो कर रहा है पात्र, वो संवाद वो करेगा, वो अपने आप खुद कहेगा। तो वो चीज़ तो है ही है। अलग से किसी चीज़ से बचने की या किसी चीज़ को, मैंने कहा ना तो किसी चीज़ को आप बचा सकते हैं, ना बचाना भी नहीं चाहिए। क्यों करेगा कोई लेखक ऐसा? करना नहीं चाहिए, तो उसकी कहानी आपकी बिखरेगी, बिगड़ेगी, और ना ही किसी चीज़ को अधिरोपित करने की आवश्यकता है। दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना तो किसी चीज़ को आपको अनावश्यक एक्सक्लूड करने की जरूरत होती है, ना किसी चीज़ को अनावश्यक इंक्लूड करने की जरूरत होती है। तो ये एक बात है, और निश्चित तौर पर इन विषयों पर जो वियतनाम वाली आपने कहानी का जिक्र किया, वो हंस पत्रिका में छपी थी, और भारत पाकिस्तान विभाजन पर एक कहानी है मेरी लिखी हुई। ये बात ज़रूर है कि ऐसी कहानियों को लिखते समय हमको उस परिवेश को समझना पड़ता है। हम यहाँ पर हैं तो हम शायद वियतनाम के बारे में नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वियतनाम के लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उसका बात व्यवहार कैसा है। लेकिन चीज़ इसी स्तर तक है। इंसान की संवेदनाएं जो है वो सारे संसार में एक समान है। वो एक ही तरीके से दुखी होते हैं, एक ही प्रकार की चीज़ों से वो दुखी होते हैं, एक ही प्रकार की चीज़ों से वो खुश होते हैं। तो संवेदनाओं तो एक जैसी है। ये बात ज़रूर है कि पहरावा, ओढ़ावा, रहने का तौर तरीका, चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ें हैं और उनका जो उनका संसार है, उस संसार में उनकी जो खुशियाँ हैं, वो सब कमोबेश एक जैसी ही है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक को ये ईमानदारी जरूर बरतनी चाहिए कि जिस जगह के ऊपर वो लिख रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आप वियतनाम के ऊपर कोई कहानी लिख रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई कहानी लिख रहे हैं, यूरोप के किसी शहर पर आप कहानी लिख रहे हैं, तो उस परिवेश से आपको वाबस्ता होना आवश्यक है। और परिवेश से वाबस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ गए ही हो। आजकल तमाम संसाधन हैं, चीज़ें हैं जिसके मार्फत आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो उनके रहन सहन को, पहरावे ओढ़ावे को, वहाँ के तौर तरीकों को जान सकते हैं। उससे आपकी कहानी ज़्यादा ऑथेंटिक बनती है, रियलिस्टिक बनती है, सच्ची, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो चीज़ है वो उस तरीके की है। तो इस तरीके से आप उस काम को करते हैं। लेकिन कोई चीज़ जो है किसी चीज़ से बचने की या किसी चीज़ को एक्सक्लूड करने की कोई चीज़ कहानी होती नहीं। कहानी अपने आप में, कोई कहानी जो होगी वो अपने आप में इतनी मुकम्मल होती है, हो होनी चाहिए कि वो जो है खुद ब खुद जो चीज़ उसमें आनी चाहिए उसमें आ जाए, और जो नहीं आनी चाहिए उसको ना आए। तरुण जी, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। बीती 2 दशकों में अगर हम देखें, खासकर 21वीं सदी में, तो इंटरनेट का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है, और दुनिया कोई गांव की संख्या
तरक्कियाँ दी जा रही हैं, ग्लोबल विलेज बनने की ओर बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो रहा है, तो इनके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है, प्रोज कॉन्स क्या है, और कैसे इनसे जो नैरेटिव्स बदलते हैं उनसे लेखक सामंजस्य बिठा पाए? देखिए, ऐसा है, जो सूचना क्रांति हुई, सूचना क्रांति के बहुत से फायदे हैं। एक बड़ा फायदा ये है कि आज हमारे जो यंग जनरेशन है, युवा जो लोग हैं, उनको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, किसी नया काम को करने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल पर, इंटरनेट के माध्यम से उनको मिल जाती हैं। तो ये तो एक इसका सुविधाजनक पक्ष हुआ, एक ऐसा पक्ष है जो कि एक सकारात्मक पक्ष है इसका। और ये मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने के काम में, साहित्य के काम में भी मददगार इस तरीके से है कि जहाँ पर जैसे ई बुक्स है, या मान लीजिए आपका और भी कई तरीके से जो पढ़ते हैं इस पर अपने मोबाइल पे और टैब वगैरह पे, तो वो भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है लोगों के बीच में किताबों को और जो लिखी गई चीज़ों को पहुँचाने का। लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक पक्ष ये है कि आज सोशल मीडिया और इसके मार्फत बहुत सारी फाल्स सूचनाएं, गलत जानकारियाँ, गलत बातें लोगों के बीच में फैल रही हैं। खास करके जाति और धर्म को लेकर के इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के लिए फैलाई जाती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं जिसमें कि किसी सांप्रदायिकता के बढ़ने के लिए, या किसी जातिवादी झगड़े के बढ़ने के लिए, या किसी किस्म की जो है अश्लीलता, या समाज में किसी किस्म के अपराध के होने के लिए जो है हमारा सोशल मीडिया और ये जो है जिम्मेदार रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारे पास एक टूल है और इसका हम कितने अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, इस पर चीज़ें निर्भर करती हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब मैं इसको कोई इस अर्थ में नहीं लेता कि आज मोबाइल के आ जाने से कोई गड़बड़ हो गई, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि कोई जो है ट्रेन में जा रहा है या कहीं जा रहा है, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो कम से कम ये है कि वो जो है अपने संसार में व्यस्त है ना, उसके पास व्यस्तता का एक साधन है, अपना वो है। और निश्चित तौर पर अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो 10 प्रकार की चीज़ें उसमें पता चलेगी, कुछ नई चीज़ वो ढूंढ रहा होगा, कुछ नया उसका वो हो रहा होगा। तो ये सारी बातें तो है ही उसको, लेकिन बहुत समझदारी के साथ इसके प्रयोग की ज़रूरत है आज, जितना भर होता है। जब आप सूचना क्रांति के इन विभिन्न माध्यमों की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आजकल एक नया ट्रेंड है रील्स का। तो ओके, रील्स का एक नया ट्रेंड आ रहा है और हम 30 सेकेंड में, 15 सेकेंड में अपनी बहुत सारी सूचना इकट्ठा कर लेना चाहते हैं या अपने आप को मनोरंजित होते देखना चाहते हैं। ऐसे में कहानियाँ जो कि ठीक ठाक समय लेती हैं, एक अच्छे विस्तार वाली कहानी आधे से घंटे तक का भी समय ले लेती है पढ़ने में, तो क्या दबाव एक लेखक के तौर पे आप महसूस करते हैं कि अपने पाठक को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाए ताकि वो इस तेज भागती दुनिया में आपके लिए कुछ समय निकाल सके? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं। ये बात ज़रूर है कि तेज भागती दुनिया में समय का अपना एक संकट हमको दिखता है सामने की, जो है लोगों के पास में समय नहीं है। लेकिन ये भी है कि अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से और तमाम किस्म की ऐसी व्यस्तताओं से, कई व्यस्तताएं बड़ी फालतू किस्म की व्यस्तताएं होती हैं ना जीवन में, कई व्यस्तताएं ऐसी हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है ना, तो ऐसी व्यस्तताओं से इंसान निकलना भी चाहता है, वो जो है कुछ उससे अलग भी होना चाहता है। और समय का न होना ये एक दिक्कत तो है आज के समय में कि हमारे पास, लोगों के पास में समय नहीं है। उनके पास समय होना चाहिए, इस चीज़ के लिए समय होना चाहिए कि अपनी नौकरी चाकरी और दूसरी चीज़ों के अलावा वो और भी कामों में
अपने जीवन, क्योंकि जीवन सिर्फ नौकरी तो नहीं है ना, और जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के लिए वो समय निकाल पाए, ये समय उनके पास में हो। लेकिन जहाँ तक पढ़ने की बात है, ये बात सही है कि कहानी ऐसा नहीं है कि अपनी पहली ही लाइन से बन जाए। कहानी को बनने में समय लगता है, और जब जिसके पास धैर्य है और समय है, उसका ही काम है कहानी को पढ़ना और उपन्यास को पढ़ना, उसका ही काम है। तो ये एक दिक्कत तो है, हम लोग महसूस भी करते हैं इस दिक्कत को, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स भी मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे यंगस्टर्स हैं जो पढ़ते हैं। और ये बड़ा अचरज भी होता है कि उपन्यास आया, जैसे अभी बेदावा जो उपन्यास आया, 6 महीने में इसका दूसरा प्रिंट आ गया और अब इसका तीसरा प्रिंट आने वाला है, तो लोग पढ़ रहे हैं तभी तो ये मुझे लगता है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से, अपनी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, और मुक्त होकर के वो अपने तरीके से अपना जीवन को जीना चाहते हैं। इसकी भी जद्दोजहद है, और वहाँ पर वो समय निकालते हैं, पढ़ते हैं, ये है। एक नया ट्रेंड आजकल चला है कि जब आप एज अ राइटर हिट हो जाते हैं, आप बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो फिर वेब सीरीज या फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म्स का एक नया ट्रेंड चला है। क्या इसका भी कोई दबाव आप लेखकों की इस पीढ़ी पर महसूस करते हैं कि उनके लेखन पे इसका भी दबाव है कि मैं बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आया तो वेब सीरीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, मूवीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा? क्योंकि पहले जो हम एक यात्रा देखते थे कि पटकथा लेखक का काम एक होता था और जो खाटी साहित्यकार होता था उसका एक काम होता था। प्रेमचंद जी जैसे साहित्यकार भी मुंबई में नहीं रह पाए, उन्हें वापस आना पड़ा 2 साल के भीतर। तो क्या इसका क्या दबाव है और इसको कैसे आप टैकल करते हैं? देखिए, ऐसा है, लेखक जो है वो स्वतंत्र तरीके से, बहुत से लेखक हैं जो स्वतंत्र तरीके से लिखना चाहते हैं। फिल्मों का, थिएटर का जो अपना दबाव है, वो उस दबाव के तहत लेखन का काम नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि उसकी दबाव नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि उसकी जो अपनी ज़रूरत है, जी, फिल्म की, थिएटर की जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का आपने अच्छा उदाहरण दिया, यही उनके साथ हुआ भी था। तो ये है कि ये तो एक रचनाकार का अपना चयन है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो एक खाटी साहित्यकार के रूप में, खाटी शब्द आपने प्रयोग किया, उस रूप में अपनी किताबें लिखना चाहता है, अपनी रचनाएं लिखना चाहता है, या मान लीजिए कि अगर वो थिएटर या फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करना चाहता है। दोनों में बड़ा अंतर भी है। जी, अंतर इस तरीके से है कि फिल्म के लिए जब आप लिखते हैं तो कैरेक्टर बेस्ड चीज़ें होंगी, पात्र होगा, संवाद होगा, उसमें एक दृश्य की रचना होगी। उस दृश्य में होगा कि भाई कहाँ पर दरवाज़ा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ पर्दा पड़ा हुआ है, कहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है ना, और जो पात्र है वो पात्र किस तरीके के हैं, क्या कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, किस तरीके से वो संवाद कह रहे हैं, क्या बात वो कह रहे हैं, है ना। आपको उसमें बेसिकली दृश्य बनाने पड़ते हैं, आपको एक एक सीन क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो लेखन है, वो जो कहानी या उपन्यास का दूसरा लेखन है, उसको खाटी लेखन जिसे आप कह रहे हैं, उसमें इस तरीके की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है आप बहुत सारे बड़े बड़े आख्यान भी लोग लिखते हैं, लंबे आख्यान होते हैं, कई जो है उसमें जो है स्वप्न और कल्पना की चीज़ें भी होती हैं, और कई किस्म के बिंब और रूपक भी उसमें होते हैं। तो ये तो लेखन इस तरीके का होता है, पर फिल्म का लेखन इस तरीके का नहीं है। तो ये एक अंतर है। तो इस अंतर की वजह से कई बार जो है रचनाकारों को ये लगता है कि भाई हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, क्या आप फिल्मों के लिए हम नहीं लिख सकते, तो वो नहीं लिखते हैं। तो ये एक बात मानी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और शायद कोई ऐसा भी हो जो फिल्मों की दुनिया में जो है स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्मों की दुनिया में स्क्रिप्ट लिखने का सोचता हो, तो मेरा मानना है कि अगर आप लिखते हैं, आप साहित्यकार हैं, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, ये लिखना आपको आता है, किस्सा गोई आप कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको निश्चित तौर पर मदद करती है। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना हो या थिएटर का आपको काम करना हो,
तो वो चीज़ आपको मदद करेगी, क्योंकि फिर एक समय के बाद में ज़रूरत के हिसाब से जो है पात्रों की रचना करना और उसके हिसाब से दृश्य की रचना करना, जो है उसकी तकनीक को आप काफ़ी कुछ समझने लगते हैं, करने लगते हैं। तो ये, और चूँकि ये पूरा काम, जैसा मैंने पहले ही कहा कि लेखन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया जहान के स्कूल होते हैं, हर प्रकार का की क्लास चलती है, विषय की क्लास चलती है, साहित्य की भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ऐसी क्लास चल रही हो जहाँ पर कि ये कहानी लिखना है, उपन्यास लिखना किसी को सिखाया जा सके, है ना। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि आप खुद करते हैं, सीखते हैं, करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश उस संसार में करते हैं। बट स्क्रिप्ट राइटिंग के जो अपने चैलेंज है, उन चैलेंजेस को भी कोप अप करने में, उन चैलेंजेस को भी जो है ठीक तरीके से निभाने में लेखन आपकी मदद निश्चित तौर पर करता है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी गत वर्ष हिंदी को अपना पहला नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि शेन जी की रचना रेत समाधि को। आपने अभी थोड़ी देर पहले इन जगहों का जिक्र किया। हम मैक्सिम गोर्की को देखते हैं, दोस्तोयेवस्की को देखते हैं, और एक लंबा इतिहास रहा है खासकर रूसी साहित्यकारों का भारतीय समाज का। लेकिन हिंदी कंपैरेटिवली अपना प्रसार इतना नहीं कर पाई है। उम्मीद है कि रेत समाधि को कर मिलने के बाद से एक नया पाठक वर्ग जुड़ेगा हिंदी से, और अनुवाद की दिशा में भी ज़्यादा अच्छा काम होगा। इसलिए आप इसकी चुनौतियाँ और स्कोप के तौर पे क्या पॉइंट आउट करना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर हिंदी भाषा का साहित्य किसी अन्य भाषा के साहित्य से कमतर नहीं है ना। अगर आप पढ़ने तमाम भाषाओं का साहित्य पढ़ें और हिंदी का साहित्य पढ़ें, आपने रूसी भाषा के साहित्य की बात की, आप फ्रेंच लिटरेचर पढ़ें, आप इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ें, आप जो है जापानीज साहित्य पढ़ें, अरबिक पढ़ें, हिंदी पढ़ें, तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि हिंदी में जो लिखा जा रहा है, हिंदी में जो साहित्य है, हिंदी का साहित्य भी उतना ही मुकम्मल है, उससे कोई कमतर नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि साहित्य को हम पुरस्कार के आधार पे भी नहीं लिख सकते। ये बड़ी बात ये भी है। जैसे लियो टॉल्स्टॉय इतने बड़े साहित्यकार हैं, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार जब मिला था किसी साहित्यकार को, तो उसमें जो 4-5 नाम थे जिन पर विचार किया गया, उसमें लियो टॉल्स्टॉय का नाम भी था। पर लियो टॉल्स्टॉय को नोबेल पुरस्कार ना देकर किसी और को नोबेल पुरस्कार मिला, पर लियो टॉल्स्टॉय को कभी मिला नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लियो टॉल्स्टॉय कोई कमजोर लेखक हो गए, है ना। मुंशी प्रेमचंद को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिला तो मुंशी प्रेमचंद कोई कमजोर लेखक, ऐसा नहीं होता। पुरस्कार के आधार पर हम साहित्य को नहीं देखते हैं। और एक और बड़ी बात ये है कि जो है हिंदी का साहित्य अनुदित भी हुआ है, तमाम भाषाओं में गया भी है। और अभी आप उदाहरण दे रहे हैं कि इंटरनेशनल बुकर, मतलब भारत की पहली कोई किताब है जिसमें इंटरनेशनल बुकर, मतलब हिंदी की किताब है। तो हिंदी के साहित्य के प्रति दीगर भाषाओं में लोगों में रुचि होती है, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अनुवाद जो है, अनुवाद की आज एक बड़ी समस्या तो नहीं कहूँगा, एक चैलेंज जो है, चुनौती जो है अनुवाद का है। चुनौती इस प्रकार से है कि जैसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले तो बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले आपको कम मिलते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद उसका हो जाए अंग्रेजी में हिंदी से, तो वो भी एक चुनौती है ना, कि कैसे आप उसका अनुवाद करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरा ये भी है कि अनुवाद के साथ में एक बात ये भी आती है कि अनुवाद को पब्लिश करना, पब्लिशर्स का ये क्यों है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए कि पब्लिशर्स जो है अनुवाद की बजाय मूल को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं देखने में आता है। ऐसा क्यों होना चाहिए ये समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक चैलेंज तो है। क्या हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे या हिंदी से आप फ्रेंच में अनुवाद करेंगे या किसी और भाषा में, तो ऐसा अनुवादक जो दोनों भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में पकड़ रखता हो और मूल जो लिखा गया है उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो बात है, उसकी यथावत वैसा का वैसा अनुवादित कर पाए, ये अपने आप में आज के समय में चैलेंज है। लेकिन ये बात भी मैं कहूँगा कि
खास करके युवा लोगों की, यंगस्टर्स की एक पीढ़ी आज दिख रही है जो ये अनुवाद का काम कर रहा है। जी, जैसे ये जो अभी किताब जिसका भी विमोचन हुआ, ये मेरी किताब जो है ये मूल रूप में हिंदी में है, प्रवचन नाम, इसका ये अंग्रेजी अनुवाद है जो उसने तो कृतिका एक लड़की उसने इसका अनुवाद किया है और अच्छा अनुवाद उसने किया। हम लोग के भी अनुवाद कई चीज़ों के होते रहते तो एक अंदाज लगता है कि कौन सा अनुवाद है, तो उसने अनुवाद किया। तो ऐसे और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और हमारे साथी जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के अनुवाद हो रहे हैं और कई यंग लोग हैं जो अनुवाद का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और निश्चित तौर पर इसका मैंने जैसा बताया कि पुरस्कार से कोई चीज़ होती नहीं है, निश्चित तौर पर कि हिंदी को इंटरनेशनल पर मिला तो लोगों का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर गया होगा, बिल्कुल पुरस्कार मिलने से हिंदी साहित्य के लोगों का ध्यान गया, ये बात है। तो इससे एक बात हो सकती है कि लोग इस ओर और ज़्यादा मुखातिब हो आगे के समय में, लेकिन पिछले 5-10 सालों से हम इस बात को देख रहे हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि अनुवाद का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आखिर में नवोदित लेखकों के लिए आपसे एक सुझाव, जो नए लेखक हैं, जो नए कहानीकार हैं या जो कहानी लेखन की विधा में उतरना चाहते हैं, उनके लिए आपका सुझाव? मैं यही कहूँगा कि पढ़ें। पढ़ना जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपको कहानी किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से लिखा जाता है कहानी को, और उसको समझने का एक मानस विकसित करती है। तमाम तरीके की कहानियाँ जो हैं, विभिन्न भाषाओं की कहानियाँ, हिंदी की, बांग्ला की, मराठी की, अनुदित कहानियाँ। हमारे यहाँ सुविधा ये है कि हम लोग हिंदी और अंग्रेज़ी तो पढ़ ही लेते हैं, जो अंग्रेज़ी में बहुत सारे अनुवाद मिल जाते हैं, तो उनको पढ़ें। पढ़ने से समझ में आता है कि लेखन जो है वो लेखन क्या है, भाषा जो है वो भाषा किस तरीके की होनी चाहिए, एक सहज सामान्य भाषा। भाषा के बारे में कई बार लोग ये कहते हैं कि जो है कठिन भाषा, तो कठिन भाषा कभी अच्छी भाषा नहीं होती। अच्छी भाषा जो है बिल्कुल सरल है, क्योंकि सरल भाषा जो होगी, सहज भाषा जो होगी, छोटे छोटे वाक्यांशों में लिखी जाने वाली भाषा होगी, उस भाषा में जो बात आप कह रहे हैं, जो कहानी आप कह रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होगी, जी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कहानी लोगों को समझ में आएगी। तो सरल भाषा में, तो भाषा आपको बहुत कठिन भाषा की जरूरत नहीं होती, तो सरल भाषा में मुद्दा ये है कि उस भाषा में आप जितने आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं, जितनी सहजता से आप अपनी बात को कह सकते हैं, वो इस तरीके की भाषा की आपको जरूरत पड़ती है। जी, तो ये है। और कहानियाँ और किस्से तो हर जगह हैं, हर के जीवन में किस्से घटित होते हैं। आज यहाँ बच्चे बैठे हैं, क्लास में कुछ ऐसी बात होती है, कैंटीन जाते हैं वहाँ कुछ ऐसी बात होती है, दोस्तों के बीच कुछ ऐसी बात होती है, आसपास को सब देखते हैं, इन सब चीज़ों को घटित होते हैं। तो ये जो चीज़ें, इन्हीं में किस्से होते हैं, इन्हीं में कहानियाँ होती हैं, और उनको लिखेंगे। अगर आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखने की परंपरा से जुड़ते हैं, और जब आप पढ़ते जाते हैं तो आपको लिखने का और भी समझ में आता है कि कहानियाँ किस किस तरीके से लिखी जाती हैं, किस किस तरीके का उसका फ्रेम कहानी का रहा है, किस तरीके से अलग अलग पात्रों के साथ जो है लेखक जो है काम करते रहे, किस तरीके से नरेशन लिखे जाते रहे, किस तरीके से आख्यान लिखे जाते रहे, विवरण किस तरीके से लिखे जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है फिर समझ में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया और एक अच्छी चर्चा हुई। आपने कहानी के जुड़े विभिन्न प्रश्नों पर अपनी राय बहुत अच्छे और बहुत सीधे ढंग से रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुकवाला का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर हमारे तमाम साथी हैं, बच्चे हैं, पूरी बिसारिया जी हैं, यूसुफ जी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरे लिए तो ये एक जो है बड़े सौभाग्य का विषय भी है और बड़ा अच्छा भी मुझे लगा सबके बीच में बैठ कर के अपनी बात रखने का ये मौका यहाँ पर मिला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।